तो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार भारत का स्वर्णिम इतिहास में। तो मेरे साथ आज हम आगे की बात करेंगे अकबर के पार्ट 4 की। इससे पहले अकबर के क्या है 3 पार्ट आ चुके हैं, और अकबर के 3 पार्टों में हमने अकबर के प्रारंभिक जीवन और उसके बाद हुमायूं, शेरशाह सूरी, उसके बाद हुमायूं का पतन, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का पतन, फिर अकबर के सामान्य बातें। और इससे पहले की जो 2 पार्ट हैं हमने उसमें क्या है मुगल शासकों का सर्वप्रथम सबसे पहले जो मुगल स्थापना है उसके बारे में बात की थी, जैसे कि अकबर के पहले हुमायूं और हुमायूं के पहले बाबर। तो इनसे पहले हमने इनकी चर्चा कर ली थी। तो आज ये मुगल सल्तनत का और अकबर के साम्राज्य का अंतिम पार्ट है। इसके बाद अकबर कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम बात करेंगे सलीम की, जो अकबर का बेटा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करती हैं। तो आज के कहानी में हम क्या है अकबर के शासन प्रणाली की ही बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, उसके आगे से ही हम बात करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे अकबर का सूबा अथवा क्या है प्रांतीय प्रशासन। उसका प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार था, सूबे, जिसको सूबा है उसको ये प्रांतीय प्रशासन कहते हैं। तो क्या है अकबर द्वारा सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु आधार प्रस्तुत करते हुए 12 सूबों की क्या है एक प्रकार से स्थापना की गई थी। बाद में 3 नए सूबे बनाए गए थे, जिसमें कि बरार और खानदेश, और बरार था, खानदेश था और अहमदनगर के ये तीन सम्मिलित होके कुल मिला के क्या है अब 15 सूबे हो गए थे। सूबेदार कौन होता था? जो सूबेदार होता था वो क्या है सूबे का प्रमुख होता था। इसकी स्वयं की एक सेना होती थी। सूबेदार का प्रमुख कार्य प्रदेशों की क्या है सुरक्षा करना होता था। किसका? सूबेदार का कार्य। सूबेदार के पास अपनी खुद की सेना होती थी, और उसका प्रमुख कार्य क्या था? उसका प्रमुख कार्य था कि प्रदेश की रक्षा करना। उसके बाद दीवान राजस्व का प्रमुख होता था। सूबेदार व दीवान के स्वतंत्र व समान सत्ताधिकारी होते थे। दीवान केंद्रीय दीवान के अधीन होता था। जो सूबेदार था और दीवान था वो स्वतंत्र होते थे, पर जो दीवान है वो केंद्र दीवान के अधीन होता था। सदर और काजी की बात करें तो क्या साधारणतः सूबे में सदर काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सूबे में सदर काजी एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा के नैतिक क्षेत्र सदर क्या होता था कि प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानून के पालन की देखभाल करता था तथा काजी के रूप में न्याय करता था। तो जो सदर है वो प्रजा के रूप में क्या है एक प्रकार से नैतिक नियम पालन हो रहा है कि नहीं प्रजा में, ये देखता था। और काजी के रूप में वो यह देखता था न्याय पालिका किस प्रकार हो रहा है, या हमें न्याय कैसे देना है। प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी के सिफारिश द्वारा नियुक्त किया जाता था। नाम नहीं है किसी का, पद है। तो प्रांतीय बख्शी जो है मीर बख्शी के सिफारिश द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो सूबे में सेना की भर्ती एवं सेना का संचालन व नियंत्रण उत्तराधिकार उस पर होता था। उसका एक प्रकार से उत्तरदायित्व बोल सकते हैं कि उत्तरदायित्व होता था किसका? प्रांतीय बख्शी का। वो क्या है प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी की सिफारिश से। प्रांतीय बख्शी क्या है जो मीर बख्शी है वो सिफारिश करेगा किससे? प्रांतीय बख्शी से। और उसके द्वारा क्या है सेना जो सूबे में क्या है सेना की भर्ती एवं सेना का संचालन एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व होता था। कौन? प्रांतीय बख्शी। उसके बाद कोतवाल, तो कोतवाल सूबे की आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता था। कौन करता था? कोतवाल एक प्रकार से
कुल हिस्सेमान चले। तो कोतवाल क्या है, सूबे की आंतरिक शांति एवं क्या है, सूबा जो है सूबे की आंतरिक शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता था कौन, कोतवाल। सरकार तथा जिला प्रशासन, अब आगे बात करें अकबर के प्रशासन की, सरकार तथा जिला प्रशासन की बात करें तो प्रत्येक सूबा कई सरकारों में मतलब जिलों में विभक्त था। कई जो मतलब सूबा है, सूबा मतलब सरकार, और सरकार मतलब क्या है, कई जिलों में विभक्त था। फौजदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। फौजदार के अधीन एक सैनिक दल होता था जो जिले के शांति सुरक्षा एवं व्यवस्था का प्रबंधन करता था। उसके बाद अमल गुजार जिले का राजस्व एकत्र करता था कौन, अमल गुजार। ये क्या है, राजस्व इकट्ठा करता था जिले का। कृषकों को तकाबी ऋण बांटने एवं वसूल करने का अधिकारी को क्या है, अमल गुजार प्राप्त होता था। इसको क्या है, किस प्रकार से अपनी सैलरी मिलती थी, तो कृषकों का तकाबी ऋण बांटने एवं वसूलने का वो जो अधिकार है वो अमल गुजार को प्राप्त था। इससे आय व्यय की मासिक रिपोर्ट दरबार में भेजनी होती थी और यही जिले के आय को शाही खजाने में नियमित रूप से भेजता था। तो अमल गुजार का कार्य क्या था, एक प्रकार से क्या है, ऋण को बांटना, ऋण की वसूली करना और आय व्यय की जो मासिक रिपोर्ट है वो यही दरबार में भेजता था कौन, अमल गुजार। उसके बाद तकाबी ऋण की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या ऋण भी बांटे थे। तो तकाबी जो ऋण की शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी ताकि अकाल के दौरान किसानों को आसान किस्तों पर क्या है, ऋण की सुविधा प्रदान किया सके। मध्यकाल में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने किसानों के लिए फसल ऋण की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो आपसे पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन कि जब किसानों की फसल प्रकार से मतलब फसल बीमा का जो ऋण है वो किसने प्रदान किया था, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है स्टार्ट किया था और आज तो कई बैंक क्या है फसलों का बीमा कराती हैं और किसान की जब फसल खराब हो जाती है तो उसको एक प्रकार से ऋण प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या है किसानों को ऋण दिया गया था। उसके बाद तकवी अमल गुजार के प्रमुख सहायक होते थे। यह कृषि संबंधी दस्तावेज एवं आंकड़े तैयार करते थे कौन, तकवी। उसके बाद परगना प्रशासन देख लें। सिकदार, तो इसका कार्य क्या है, परगना स्तर पर कानून और व्यवस्था की देखभाल करना, तो इसकी जानकारी प्रांतीय सरकार को भेजना था। तो जो सिकदार होता था वो क्या है, जो परगना पर कानून की व्यवस्था करता था और इसकी जो जानकारी है वो प्रांतीय सरकार को भेजता था। उसके बाद आमिल, तो आमिल क्या है, परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने वाले का कार्य करता था। यही इसे मुंसिफ भी कहा जाता था। उसके बाद कानून गो, तो इसका कार्य भूमि कार्य का सर्वेक्षण करना था तथा यह परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था। कौन होता था, कानून गो। तो यूपी में आज भी इसका पद निकलता है कानून गो के नाम से। ये क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, भूमि का सर्वेक्षण करना होता था तथा यह जो परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था, मतलब पटवारी के ऊपर एक अधिकारी है जिसका क्या नाम है, कानून गो। और क्या है, फौजदार, परगने की आय इसी के पास संचित होती थी। किसके पास, फौजदार के पास। उसके बाद परगना स्तर पर भी प्रांतीय काजी के अधीन कार्य की नियुक्ति की जाती थी
जो क्या है मुकदमों का निपटारा करता था। एक प्रकार से न्यायिक व्यवस्था थी, किसके रूप में? काजी के रूप में। उसके बाद ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। मुगल शासक गांव को एक स्वास्थ्य संस्था मानते थे। स्वास्थ्य संस्था क्या? स्वास्थ्य संस्था मानते थे, जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि परंपरागत ग्राम पंचायत ही अपने गांव की सुरक्षा व सफाई एवं शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। स्वायत्त मतलब कि छोड़ देना उनका कानून के भरोसे। तो मुगल काल के दौरान भी जो मुगल सल्तनत है, ये जो अकबर है, वो क्या है, उसका ग्राम प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? वो क्या है, ग्राम को स्वायत्त तरीके से मानते थे और उनके जो नियम कानून थे वो उनके स्तर पर ही क्या है, न्याय किया जाता था ग्रामों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा। उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। आज भी गांव में कई चौधरी मिल जाएंगे जो कि गांव का बड़ा आदमी होता है या रसीकदार आदमी होता है। उसकी सहायता के लिए एक पटवारी होता था। मुगल काल में पटवारी को राजस्व 1% दस्तूरी कमीशन के रूप में दिया जाता था। पटवारी को क्या है, मुगल काल में राजस्व का 1% दिया जाता था। मुगल काल में परगनों के अंतर्गत आने वाले गांव को मापदा या देह कहा जाता था। अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। मुहर नाम का सिक्का चलाया जो कि मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था, जो कि क्या है 101 तोले का था। यह बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का एक और सिक्का चलाया, जिसका नाम था इलाही। चांदी का मानक सिक्का रुपया शेरशाह कहलाता है। चांदी का मानक सिक्का क्या कहलाता है? रुपया, जिसका वजन 175 ग्राम का था। यह मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था पर आधारित था। अकबर ने एक चांदी का चेकोर या वर्गाकार सिक्का चलाया, जिसे जलानी कहा जाता है। अकबर ने तांबे का एक सिक्का दाम चलाया, जो कि रुपयों के 40वें भाग के बराबर होता था। अकबर ने कुछ सिक्कों पर क्या है, राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिया लिखवाया था। और अब आप बात करते हैं अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। तो अकबर के शासनकाल में और अकबर ने क्या है, शासन संभालते ही राजस्व की आय की प्रमुख स्रोत भू राजस्व की महत्ता को समझते हुए भू राजस्व प्रशासन में पर्याप्त गड़बड़ी, राज्य की आय में अनिश्चितता की स्थिति को सुधारने तथा भू राजस्व में एक रूपता लाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। तो जैसे ही अकबर ने क्या प्रशासन संभाला, उसने देखा कि भाई राज्य के आय को बढ़ाने और राज्य के आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए पहले तो जो गड़बड़ी हुआ है उसको सुधारना प्रारंभ किया और इस प्रकार से जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको भी सुधारने का प्रयास किया। आते ही उसके प्रारंभिक प्रयोगों में यह मंसूर, मुजफ्फर खां, उसके बाद तरवाती तथा राजा टोडरमल का विशेष योगदान था। किसमें? राजस्व व्यवस्था में अकबर के। मुजफ्फर खां, तरवाती तथा राजा टोडरमल ने स्थानीय कानूनों के दस्तावेज का गहन अध्ययन किया, जो कि कानून आपको पता है पटवारी का अधिकारी होता था। राजा टोडरमल ने समस्त गुजरात की कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर वहां भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया। राजा टोडरमल का दहसाला बंदोबस्त। शेरशाह के शासनकाल में राजस्व अधिकारी रह चुके राजा टोडरमल का भूमि दहसाल बंदोबस्त 1573 के गुजरात के साथ 1575-1576 उसके गुजरात, बिहार, बंगाल छोड़कर शेष साम्राज्य के भू राजस्व प्रशासन के सर्वेक्षण पर आधारित था। तो आपको पता था इससे पहले जो शेरशाह सूरी था उसका जो भू राजस्व अधिकारी कौन था? राजा टोडरमल। तो उसके बाद जब शेरशाह सूरी नहीं रहा
तो राजा टोडरमल ही क्या है, अकबर का भू राजस्व का अधिकारी था, और इस प्रकार से उसने क्या है वही एक तकनीक अपनाई जो उसने राजा शेरशाह सूर्य के समय अपनाई थी। टोडरमल ने साम्राज्य को लगभग 1 करोड़ टंकों की वार्षिक भू राजस्व आय वाली 182 इकाइयों में विभाजित किया, और उसमें से प्रत्येक को करोड़ी नामक अधिकारी के सुपर्द कर दिया। बाद में इस व्यवस्था को क्या है बदलकर भू राजस्व प्रशासन हेतु साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया। 12 क्या है सूबों में विभाजित कर दिया, और 10 वर्षीय व्यवस्था दरअसल 10 साल बंदोबस्त लागू किया। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि की पैमाइश की गई तथा उसे उत्पादक की दृष्टि से क्या है पुलज, परोती, परती, चाचर तथा बंजर भूमि में विभक्त किया। तो पहले तो भूमि की पैमाइश की गई, और पैमाइश करने के बाद क्या है उसको अलग अलग नाम दिए गए, पुलज, परोती, परती, चाचर तथा बंजर भूमि में वर्गीकृत किया गया। पुलज क्या है, जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती है तो उसको क्या है पोलज कहते हैं। पूछ सकते हैं कि पोलज भूमि किसको कहते हैं, तो पोलज जिस पर क्या है प्रतिवर्ष खेती होती है। परती जिस पर क्या है 1 वर्ष के अंतराल में खेती होती है तो वो परती, और क्या है चाचर जिसमें क्या है 3 या 4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जा सकता है, और बंजर इस भूमि को 5 या अधिक वर्षों तक जोता या बोया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से खेती को विभाजित किया था राजस्व की प्राप्ति के लिए और सुधार के लिए भी। उसके बाद खालसा, तो इस भूमि पर केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था तथा इस भूमि से वसूले गए लगान का प्रयोग केंद्रीय व्यय के लिए किया जाता था, खालसा। उसके बाद जागी, तो इस भूमि पर मनसबदारों का नियंत्रण होता था तथा वे इस भूमि के लगान का आवश्यकता अनुसार उपभोग व वितरण करते थे। इस भूमि पर केंद्र को लगान नहीं दिया जाता था। जागी के बाद क्या है पैबाकी, तो इस भूमि पर क्या है यद्यपि केंद्र सरकार का नियंत्रण होता था तथापि इस केंद्रीय कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता था। इसका लगान विभिन्न जागीरदारों की कमी या घाटे को पूरी करने के लिए प्रयोग में किया जाता था। किसका, पैबाकी। उसके बाद मदमाश, तो मदमाश को किसी व्यक्ति या संस्था को दान या मदद के रूप में दी जाने वाली भूमि को मदमाश कहा जाता था। यह भूमि लगान मुक्त थी। उसके बाद लगान के रूप में किसान को अपनी 10 वर्ष की औसत उपज का 3रा भाग देना निश्चित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में किसी उत्पादों की मूल तालिका अमल के आधार पर किसान की कुल उपज का मूल्यांकन किया गया और लगान को नगद के रूप में क्या है दिए जाने का प्रबंध किया। तो लगान के रूप में किसान को अपनी 10 वर्ष की औसत उपज का 10 वर्ष की औसत उपज का ये बताएंगे निकालेंगे कैसे निकालते हैं। तो 10 वर्ष की औसत 10 वर्ष की क्या है जो औसत उपज का तीसरा भाग पहला उसका खुद का हो गया, दूसरा जो बेचेगा और जो बचा तीसरा भाग उसका तीसरा भाग क्या है देना था किसको, सरकार को लगान के रूप में। और ये इसका जो मूल्य जो इसका जो मतलब देना था वो नगद देना था। इस व्यवस्था पर शेरशाह के भू राजस्व प्रशासन की स्पष्ट छवि दिखाई देती थी। दहसाल बंदोबस्त ना तो 10 वर्ष के लिए था और ना ही स्थायी था। लगान की दरों में समय समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास सुरक्षित था। इस व्यवस्था में क्या किसानों के हितों की रक्षा करने तथा राजस्व अधिकारियों तथा उनके शोषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रबंध किए गए। लॉर्ड कार्नवालिस के काल में 1793 के स्थायी बंदोबस्त में लगान निर्धारण में दहसाल बंदोबस्त के दस्तावेजों को ही आधार बनाया। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने भी क्या है 1793 के जो स्थायी बंदोबस्त में लगान दिया निर्धारण किया था वो भी दहसाल बंदोबस्त के अंतर्गत के रूप में ही किया गया था। किंतु ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था की तुलना में मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था तथा अधिक उदार तथा किसानों के लिए हितकारी थी।
क्या है, ब्रिटिश शासनकाल की भू राजस्व की व्यवस्था की तुलना में मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था अधिक उदार थी। मतलब नियम कानून कम थे किसानों के प्रति मुगल काल में। जब ब्रिटिश शासन आए तो उन्हें तो नोच खा लिया, किसको, किसानों को। मनसबदारी प्रथा, तो मनसबदारी प्रथा के बारे में बात करेंगे। इस प्रथा की शुरुआत 1566 में अकबर द्वारा की गई। इस प्रथा का उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करना था। मुगल सम्राट शाही सेना के व्यक्तियों को मनसब प्रदान किया जाता था और जो कि क्या है, एक प्रतिष्ठा का सूचक था। जो व्यक्ति क्या है मनसब प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। जितने मनसबदार को प्रदान किए जाते थे उसी आधार पर उसे घुड़सवार सैनिक की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अकबर के शासनकाल में एक मनसबदार को 10 से 10,000 तक मनसब प्रदान किए जाते थे। वस्तुतः मनसबदारी प्रथा मुगलों की सैनिक नौकरशाही प्रथा की रीढ़ थी। प्रत्येक मनसबदार को मनसब के अनुसार वेतन दिया जाता था। उसके बाद बात करें खुदकास्ट, तो वैसे कृषक जो अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम है तथा उससे उनका भरण पोषण हो जाता है, उन्हें क्या है, खुदकास्ट कहा जाता था। चूंकि उनका भूमि पर अस्थायी अधिकार होता था इसलिए उन्हें मालिके जमीन भी कहते थे। उसके बाद पही कास्ट दूसरे गांवों में अस्थायी रूप से रहकर खेती का कार्य करने वाले कृषकों को क्या है, पही कास्ट कहा जाता था। इन्हें पारिश्रमिक तौर पर उपज का कुछ हिस्सा दिया जाता था। मतलब ऐसे किसान जो अन्य गांव में रहते हैं पर खेती के लिए किसी अन्य गांव जाते हैं उनको क्या है, पही कास्ट कहते थे। इन्हें क्या है, उपज का कुछ भाग दिया जाता था। अकबर की धार्मिक नीति देख लेते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, धार्मिक सहिष्णुता था। इसे 16 कुल की नीति अर्थात सभी के साथ संपूर्ण शांतिपूर्वक व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के इस्लामी सिद्धांत के नाम पर 16 कुल की नीति अपनाई। मतलब जो परंपरा का जो इस्लामी सिद्धांत है उनको त्याग कर क्या है, 16 कुल की नीति अपनाई। तभी क्या है, अकबर ने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक सिद्धांतों पर उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ता है। अकबर ने 1575 में दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना करवाई। अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाने का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना और अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धार्मिक उपदेशों को ही क्या है, आमंत्रित करता था। किंतु बाद में उनके आचरण से दुखी होकर 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा, अर्थात उसे धर्म संसद बना दिया गया। तो पहले तो सिर्फ इस्लामिक अनुयायी हैं या फिर उनके जो मौलवी हैं उनको ही क्या है, एक प्रकार से आमंत्रण किया जाता था। लेकिन 1576 में क्या है, सभी धर्मों के विद्वान को क्या है, आमंत्रित कर लिया गया और उसे क्या है, धर्म संसद बना लिया गया। अकबर ने सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्मों को महत्व दिया और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने इबादत खाने में आमंत्रित किया। इसका मूल उद्देश्य होता है उसको क्या है, ज्ञान को जानना हो। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, तो जो हिंदू थे वो देवी एवं पुरुषोत्तम थे। तो जैन थे, उनके हरिविजय सरी जिन चंद्रसूरी। पारसी में क्या है, दस्तूर महराजी राणा और ईसाई में क्या है, एका बीबी और क्या है, मुनसुरता। तो ये था ईसाई का। 1579 में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों से लेने के लिए क्या है, एक महजर नामक एक घोषणा पत्र जारी करवाया जिसमें क्या है, उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर क्या है, 5 उलेमा या इस्लामी
धर्मवेदों के हस्ताक्षर थे। मतलब जितने भी अब धार्मिक मामले होंगे वो अकबर क्या है उनको लेगा, और उसमें क्या है 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की, और इस दस्तावेज किसमें मजहर में अकबर को अमर उल मोमिन कहा गया। महजर दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक के द्वारा तैयार किया गया था, किंतु महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक द्वारा की गई थी। अकबर ने उलेमाओं के जो विरोधों को कम करने के लिए क्या है राजतत्व की गरिमा को बचाने के लिए महजर नामक सिद्धांत की घोषणा की, जो कि मूलतः सभी धर्मों में सहिष्णुता तथा सम्राट की सर्वोच्चता के लिए सिद्धांत पर केंद्रित थी। उलेमाओं की क्या है विरोध कम करने के लिए उन्होंने क्या है महजर नामक क्या है एक नामक सिद्धांत की घोषणा की, जिससे क्या है उलेमाओं की एक प्रकार से जो दबाव है उसको भी कम किया सके और सभी धर्मों को क्या है समान रूप से बराबर से ज्ञान को अधिकार मिल सके और किसी की अवहेलना न हो। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही देवी एकश्वर या दीन इलाही नामक एक नया धर्म प्रवृत्त किया। अकबर तौहीद इलाही वास्तव में सूफी पर आधारित एक विचारधारा थी। इसके परिवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से क्या है 16 कुलिया सार्वभौमिक सौहार्दगी से मिली थी। इस दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल क्या है महेश दास और बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए रविवार का दिन निश्चित था, और इस दीक्षा के दौरान दीक्षित व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोष अल्लाह अकबर कहना पड़ता था। तत्कालीन ईसाई धर्मगुरु लेखक बार्टोली ने दीन इलाही के बारे में कहा है कि यह विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण था, जो अंततः मोहम्मद के कुरान, ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों तथा एक सीमा तक ईसा मसीह के इन चिन्हों से लिए गए थे। मतलब इन सब से लिए गए थे, ये तो कुरान से लिया गया था, ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों से लिया गया था और ईसा मसीह के ग्रंथों से लिया गया था। कौन? दीन इलाही। अन्य धार्मिक कार्य के बारे में देखें तो सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को श्रेय दिया। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संमत को जारी किया। अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर है उसको समाप्त कर दिया गया। 1583 में पहले अकबर की मुद्राओं पर कलमा और क्या है जो खलीफा का विवरण अंकित होता था, किंतु 1583 में उस पर क्या है सूर्य और चंद्रमा की महिमा करने वाले पद को क्या है अंकित किया गया। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को योग प्रधान की उपाधि दी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूरी मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। अकबर के तीसरे सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर क्या है कालांतर में अमृतसर नगर बसाया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया। अकबर की लोक कल्याण नीति की बात करें तो युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने के परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर 1562 में पूर्णतः रोक लगा दी। मतलब जो युद्ध में जीते गए हैं राज्यों को उनको क्या है प्रतिबंध लगा के छोड़ दिया। मतलब क्या है इन पर कोई भी क्या है इनको दास नहीं बनाया जाएगा और क्या है एक प्रकार से इस प्रथा को बंद कर दिया गया।
1563 में अकबर के ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लगने वाला तीर्थ कर की वसूली को बंद कर दिया गया। 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो कि क्या है गैर मुस्लिम से व्यक्ति क्या लिया जाता था, उसको भी क्या है बंद करवा दिया गया। और अकबर के नौ रत्नों के बारे में अपन जान चुके हैं, जो कि बीरबल था, अब्दुल फजल था, तानसेन था, भगवान दास था, अब्दुल रहीम खाना, तोडरमल मान सिंह और दो प्याजा मुल्ला और हकीम मुकाम, ये उसके नवरत्न थे। 19 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अज्ञात बीमारी के कारण क्या है अकबर की मौत हो जाती है। और उसके निधन के बाद उसका जो पुत्र सलीम है वो क्या है जहांगीर, सलीम था और जहांगीर क्या उपाधि मिल जाती है और मुगल साम्राज्य का नया शासक बन जाता है। तो दोनों ही शासकों का अगर प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण था, किसका? अकबर की तुलना की गई है किससे? सम्राट अशोक से। तो वो तुलना बाद में करेंगे। फिलहाल तो क्या है अब यहाँ पर अकबर का समाप्त हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर। और अकबर के बाद हम उसके जो बेटे हैं सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से संबोधित किया जाता है, एक प्रकार से उपाधि प्राप्त है, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये भी विद्रोह करेंगे, इसके लिए अनारकली के लिए। तो तब तक के लिए ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो क्या है सबको पहुंचाना है इस कहानी में, और एक कहानी के रूप में क्या है आप जितना इतिहास को समझ सके उतना अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ कहानी बताई जा रही है, संपूर्ण क्या है एक प्रकार से नॉलेज नहीं दिया जा रहा है कि क्लास लेके मार्कर लेके सब पढ़ाया जाए। एक प्रकार से इतिहास के बारे में क्या है इस एक प्रकार से मोटा मोटी तौर पे इतिहास की जानकारी में दी जा रही है, और ना कि क्या है आप इसको विस्तार पूर्वक अगर लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या है मेरे द्वारा सिर्फ एक प्रकार से इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, एक प्रकार से परिचय करवाया जा रहा है इतिहास का, और इसको अन्यथा ना लें। तब तक के लिए अगले एपिसोड में सलीम के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास विद निशु के साथ। गुड नाइट।